नमस्कार छात्राओं। अब तक हमने ऊर्जा के प्रबंधन से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। आज हम उसकी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का विषय है एनर्जी मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया। परिचय। समय की भांति शक्ति भी एक सीमित साधन है, किंतु शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया समय के व्यवस्थापन की अपेक्षा अधिक जटिल है। समय के व्यवस्थापन के लिए दिन में 24 घंटों का हिसाब समय और उसकी योजनाएं बनाने में लगाया जा सकता है, किंतु हमें इस बात का पता नहीं होता कि उन योजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। शक्ति का व्यवस्थापन गृहिणी के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक रचना पर भी निर्भर करता है। इस प्रोसेस के 3 चरण हैं। पहला प्लानिंग यानी आयोजन, दूसरा कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण, तीसरा इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन। सबसे पहले प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। एक गृहिणी को विभिन्न घरेलू कार्यों में प्रयोग होने वाली शक्ति की योजना बनाने के लिए कई बातों पर विचार करना पड़ता है। आइए उन बातों के बारे में जानें। पहला है, उसे कौन कौन से कार्य करने हैं और किस कार्य को करने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। वह कार्यों को करने की योजना किस प्रकार से बनाए ताकि कम से कम शक्ति खर्च करने से अधिक कार्य किए जा सके। विभिन्न क्रियाओं के शक्ति मूल्य तथा उन क्रियाओं के कारण होने वाली थकावट के बारे में भी उसे ज्ञान होना चाहिए। अनुभव के द्वारा व्यक्ति यह सीख जाता है कि वह अपने उपलब्ध शक्ति भंडार को दिन प्रतिदिन के कार्यों में किस तरह से संतुलित रूप से खर्च करे। शक्ति आयोजन करते समय गृहिणी को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि भारी काम के बाद हल्का काम किया जाए। आवश्यकता अनुसार विश्राम के लिए भी समय का प्रावधान रखा जाए। कार्य योजना लचीली होनी चाहिए। गृहिणी को किस काम को किस विधि से करना है, इस बारे में भी सोचना चाहिए। कार्य करने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता पड़नी है, उनकी हालत ठीक है या नहीं। यदि ठीक नहीं है, उसे समय रहते ठीक करवाया जाए। यह भी योजना का ही एक अंग है। जिस कार्य को करने में अन्य लोगों की आवश्यकता पड़े, उन लोगों की उपलब्धता व समय, काम करने के समय में आपसी समन्वय स्थापित करना, यह सब भी आयोजन का ही एक हिस्सा होता है। भारी काम छुट्टी वाले दिन करने चाहिए ताकि अन्य सदस्यों की भी सहायता मिल सके। जो काम एक जैसे हों, उन्हें इकट्ठा करना चाहिए ताकि उनके लिए शरीर को तैयार होने में बार बार समय ना लगाना पड़े और ना ही ऊर्जा की खर्च करनी पड़े। एक दिन में उतने ही कार्य करने चाहिए जिनसे काम हो जाए और आराम भी मिले। अगर आप काम की चिंता में लगे रहें तो कार्यकर्ता न तो तनाव मुक्त होकर काम करेगा, न ही चिंता रहित होकर विश्राम कर पाएगा। इसके अतिरिक्त कार्यों के बीच में आराम भी अवश्य रखना चाहिए ताकि काम करने वाले व्यक्ति की थकावट दूर हो सके। दूसरा स्टेप है कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। इसके विभिन्न चरण हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम, मोटिवेशन। सभी क्रियाओं को क्रियान्वित करने में प्रोत्साहन का बहुत महत्व है। प्राय देखा गया है उच्च उत्प्रेरणा यानी मोटिवेशन के परिणाम स्वरूप किसी कार्य को करने के लिए अधिक शक्ति उपलब्ध हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि कार्य करने के लिए अभी और शक्ति है और कार्य के फलस्वरूप हुई थकान भी कम हो जाती है। कार्य में प्रेरणा देने के लिए 2 प्रयास किए जा सकते हैं। प्रथम, कार्यकर्ता की अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना।
वे छोटे व आसान लक्ष्य बनाना ताकि काम खत्म होने पर मिलने वाली संतुष्टि जल्दी जल्दी मिलती रहे। दूसरा, पुटिंग इंटरेस्ट इन द जॉब यानी कार्य में रुचि पैदा करना। गृहिणी को शक्ति योजना के नियंत्रण के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए। इससे काम करने वाले को लंबे समय तक थकावट महसूस नहीं होती। उदाहरण के लिए, काम करते समय गाने सुनना। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब कार्य करते हैं तो उन्हें काम करने में आनंद आता है। जैसे एक व्यक्ति झाड़ू लगाए और दूसरा पोंछा, एक व्यक्ति बर्तन मांजे और दूसरा धोए, एक व्यक्ति कपड़ों पर साबुन लगाए, दूसरा पानी से निकालकर सुखाए। इससे काम बँट जाता है और आपस में बातचीत करते हुए या एक दूसरे के साथ काम करते हुए आनंद की अनुभूति भी होती है। नेक्स्ट है शरीर का प्रभावशाली प्रयोग। इसका अर्थ है मानवीय शक्ति का प्रभावशाली प्रयोग जिससे शरीर का उचित प्रयोग हो सके। शरीर के उचित प्रयोग का अर्थ है ठीक प्रकार से उठना, बैठना, खड़े होना तथा चलना। इससे कम थकान होती है। घरेलू उपकरणों में मानवीय शरीर एक बहुमूल्य उपकरण है, अतः इससे किस प्रकार कार्य लिया जाना चाहिए इसकी जानकारी भी गृहिणी को होनी चाहिए। इसके विभिन्न सिद्धांत हैं। प्रथम है शरीर के सभी भागों को एक सीध में खड़ा रखना, अर्थात कीपिंग बॉडी पार्ट्स इन अ अलाइनमेंट, जिससे कि हमारे विभिन्न मेजर पार्ट्स जो शरीर के हैं वो एक ही सीध में खड़े रहें और शारीरिक संतुलन बना रहे। दूसरा, गुरुत्व केंद्र का ध्यान रखना। भारी सामान उठाते समय गुरुत्व केंद्र की तरफ यदि हम जोर लगाते हैं यानी अपनी ऊर्जा का व्यय करते हैं तो उसकी बचत होती है। इसके विरुद्ध जोर लगाने पर कार्य की गति कमज़ोर हो जाती है। अगला है गति का लाभ उठाना। एक ही गति से कार्य करने पर कम थकान होती है और इसके विपरीत रुक रुक कर काम करने पर शक्ति का अपव्यय होता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों का प्रभावशाली प्रयोग। हमें अधिक मजबूत मांसपेशियों का प्रयोग करना चाहिए और जिन कार्यों में एक से अधिक बार मांसपेशियों का सिकुड़ना व प्रसारण होता है उसमें लंबी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटी मांसपेशियां अपेक्षाकृत जल्दी थक जाती हैं। नेक्स्ट, लय का प्रयोग करना। जैसे बर्तन मांजते समय एक प्रकार की प्लेटें इकट्ठी साफ करने से एक लयबद्ध तरीके से कार्य होता है और उन मांसपेशियों को बार बार प्रसारण व संकुचन के लिए अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। कार्य सरलीकरण के ढंग को अपनाना। हमने पिछले व्याख्यान में कार्य सरलीकरण के तरीके व मंडल क्लासेस ऑफ चेंज में मंडल द्वारा कार्य सरलीकरण के विभिन्न वर्ग परिवर्तन के जो दिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। वहाँ से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। उन उदाहरणों का उपयोग करके भी हम अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। अब अगला तरीका, डेवलपमेंट ऑफ स्किल। किसी भी कार्य करने के लिए आसानी से यदि करना है तो निपुणता से करना चाहिए। यदि निपुणता नहीं है, कार्य नहीं आता है तो उस कार्य को सीख लेना चाहिए। इससे उदासीनता नहीं होती है, थकान कम होती है और अच्छा रिजल्ट मिलने पर मोटिवेशन भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर काम को समय के अनुसार बांट लिया जाए तो काम के बारे में सोचने में लगने वाला समय व शक्ति दोनों को बचाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों में भी कार्य के प्रति रुचि विकसित कर सकते हैं जिससे
कार्य बढ़ जाता है और एक गृहिणी पर सारे कार्य का बोझ नहीं आता है और उसमें थकान कम होती है और कार्य भी अच्छा हो जाता है और आपसी सामंजस्य भी पारिवारिक सदस्यों में बना रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। शक्ति व्यवस्थापन का मूल्यांकन करने के लिए हम गृहिणी को अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने पड़ते हैं जिससे कि वह मूल्यांकित कर सकती है कि उसकी योजना सफल योजना थी या नहीं। क्या मुझे उन लक्ष्यों की प्राप्ति हुई जिन्हें मैं प्राप्त करना चाहती थी? क्या मैंने शक्ति व्यवस्था की जो योजना बनाई वह संतुलित है? क्या मैंने काम करते हुए शक्ति का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया है? क्या थकान के समय मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे सहयोग दिया है? क्या मेरे द्वारा की गई शक्ति व्यवस्था से मैं और मेरे परिवार के सदस्य संतुष्ट हैं? दिन में किस समय में और कितने समय तक मैं थकान अनुभव करती रहती हूँ? क्या विश्राम करने के पश्चात मैं अपने आप को थकान रहित महसूस करती हूँ? क्या मुझे विभिन्न प्रकार की थकान को दूर करने के उपायों की जानकारी है? जब मैं थक जाती हूँ तब क्या मैं विश्राम करती हूँ? क्या मैं पहले भी इतनी जल्दी थकान महसूस करती थी? क्या मैं कार्य को आवश्यकता से अधिक गति से करके अपनी ऊर्जा का अपव्यय करती हूँ? क्या मैं भारी कार्यों को किसी और तरीके से कर सकती हूँ जिससे कुछ कम थकावट महसूस हो? क्या मैं कार्य करते समय उचित शारीरिक स्थिति बनाए रखती हूँ? क्या मैं कार्य करने के लिए अपने शरीर का और भी अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कर सकती हूँ? इसके अतिरिक्त अपनी कल्पनाशीलता व कार्य में रुचि के अनुसार विभिन्न उपकरणों के बारे में भी सोचा जा सकता है जिससे पता चलता है कि क्या गृहिणी उचित उपकरण का उपयोग करती है। यदि वह उचित उपकरण का उपयोग करती है तो थकान उसे कम होगी। आशा है छात्राओं कि आपको शक्ति व्यवस्थापन के बारे में यह सब बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।